नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:41 से शाम 4 बजे तक रहेगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी से हरियाणा के तापमान में तेजी से गिरावट रहेगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा, भारत से सौंपने की मांग। सऊदी अरब में बस टैंकर की टक्कर से 45 भारतीयों की जलकर मौत, मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल। दिल्ली ब्लास्ट में शुभ बम के इस्तेमाल का शक, कार में टीपी विस्फोटक के ट्रेस, एनआईए ने डॉक्टर उमर को माना सुसाइड बम्बर। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे। 19 को होगी विधानसभा भंग। टैरिफ विवाद के बीच भारत अमेरिका में बड़ी एनर्जी डील, यूएस से 10% गैस खरीदेगा भारत। एलपीजी कीमतें होगी कम। कर्नाटक में डिजिटल अरेस्ट पर आईटी कर्मचारी से 32 करोड़ रुपए हड़पे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। यहाँ अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड मानते हुए हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के 2 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री दुमाज खान कमाल को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल अल ममून को सरकारी गवाह बनने के कारण 5 साल की जेल की सजा मिली है। ममून ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि हसीना ने छात्र आंदोलन को दबाने के लिए घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। कोर्ट ने हसीना और असदुज्मा को बांग्लादेश में मौजूदा सभी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में तालियां बजी, जबकि राजधानी ढाका की सड़कों पर हाई अलर्ट के बीच सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। शेख हसीना और अज़दुम कमाल को दोनों ही तख्तापलट के बाद देश छोड़कर भारत में रह रहे हैं। फैसले के तुरंत बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत सरकार से हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की है। बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्व पीएम को उनकी हवाले कर दे। इस फैसले पर हसीना ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने फैसले के खिलाफ 18 नवंबर को देश में बंद का ऐलान किया है। हसीना और कमाल के पास 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। यहाँ सोमवार देर रात मक्का से मदीना जा रही एक बस के डीजल टैंकर से टकरा जाने और उसमें भीषण आग लगने से 45 भारतीयों की मौत की खबर है। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। ये भीषण दुर्घटना मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहराश के पास हुई है, जब बस में सवार यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। हैदराबाद पुलिस के अनुसार ये 54 लोग उम्रा के लिए गए थे और दुर्घटनाग्रस्त बस में 46 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर मृतक हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसे में केवल एक शख्स मोहम्मद अब्दुल शोएब ही जिंदा बचा, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा दुख व्यक्त किया है और रियाद में भारतीय दूतावास पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। तेलंगाना सरकार रियाद में दूतावास के संपर्क में है और पीड़ितों की पहचान में मदद कर रही है। हैदराबाद के सांसद अवसुद्दीन अवैसी ने केंद्र सरकार से शवों को जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की है। जद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने परिजनों के लिए 24x7 हेल्पलाइन 8002440003 जारी किया है। इस हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अगली खबर दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके की। इस ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को शुभ बम यानी जूता बम के इस्तेमाल का शक है। विस्फोटक वाली कार से मिले एक जूते की जांच में अमोनियम नाइट्रेट और खतरनाक विस्फोटक TATP के ट्रेस पाए गए हैं। TATP यानी ट्राइसीटोन
तारा पेरोक्साइड को इसकी अत्यधिक अस्थिरता के कारण आतंकी दुनिया में मदर ऑफ शैतान यानी शैतान की मां कहा जाता है, जो मामूली झटके या गर्मी से भी फट सकता है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि कार चला रहा मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी एक आत्मघाती हमलावर था। इसे ये साफ हो गया है कि यह हमला एक पूर्व नियोजित आत्मघाती हमला था। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी। जांच एजेंसियां अब उमर के पूरे मूवमेंट को रिक्रिएट कर रही हैं, जिसके लिए 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर ब्लास्ट से पहले उसके पूरे रूट मैप को तैयार किया जा रहा है। जांच का केंद्र बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन फवाद अहमद सिद्दीकी के भाई महमूद सिद्दीकी को 25 साल पुराने फाइनेंशियल फ्रॉड केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एनआई यूनिवर्सिटी में फंडिंग के रूट्स की भी पड़ताल कर रही है। वहीं घटनास्थल से पुलिस को 9 mm की 3 गोलियां भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीर की गूंज लाल किले तक सुनाई दी है और ये केंद्र की विफल नीतियों का नतीजा है। अब बात करते हैं बिहार में नई सरकार के गठन की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने संबंधी पत्र सौंपा। इससे पहले आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग में भी विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले मंगलवार 19 नवंबर को जेडीयू विधायक दल और बीजेपी विधायक दल की अलग अलग बैठकें होंगी। इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक में गठबंधन के विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कैबिनेट को लेकर जानकारी दी है कि नई कैबिनेट में कुल 36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 मंत्री बीजेपी से, 15 जेडीयू से और बाकी एलजेपी, हम और रालोमो से होंगे। खबर टैरिफ विवाद की। टैरिफ विवाद के बाद भारत और अमेरिका ने अपनी पहली बड़ी एनर्जी डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा, जो भारत की सालाना जरूरत का करीब 10% है। यह डील फिलहाल 1 साल के लिए की गई है। ये खरीदारी भारत की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, अमेरिकी एनर्जी सप्लायर चेनरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग से करेंगी। इस डील को भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये कदम एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करेगा और दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी मार्केट को अमेरिका के लिए खोल देगा। इस डील से ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को किफायती एलपीजी मिल सकता है, क्योंकि पारंपरिक स्रोत पर निर्भरता कम होगी और सप्लाई चेन अधिक स्थिर बनेगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के अनुसार ये डील यूएस के साथ ट्रेड बैलेंस के लिए भी मदद करेगी, जो टैरिफ विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। ये एनर्जी खरीद बढ़ाकर दोनों देश ट्रेड डील को फाइनल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस डील से भारत के तेजी से बढ़ते एलपीजी मार्केट को बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी करीब 60% जरूरत आयात से पूरी होती है। आखिर में बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। बेंगलुरु की डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर 57 वर्षीय आईटी कर्मचारी से 31.83 करोड़ रुपए की महाठगी का मामला सामने आया है। ये कर्नाटक राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा गवाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इंदिरा नगर निवासी महिला की शिकायत पर पूर्वी संभाग के सीएन पुलिस स्टेशन का मामला दर्ज किया गया है। ठगी की शुरुआत 15 सितंबर 2024 को हुई थी, जब जालसाज ने डीएचएल कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर महिला को फोन किया। उसने बताया कि महिला के नाम से एक पैकेज में प्रतिबंध दवाएं और क्रेडिट कार्ड मिले हैं। इसके बाद कॉल को सीबीआई अधिकारी बनकर बात कर रहे प्रदीप सिंह नामक व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया। प्रदीप सिंह ने महिला को डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी और उससे स्थानीय पुलिस से संपर्क न करने की चेतावनी दी। बेटे की शादी नजदीक आने के कारण चिंतित महिला डर गई और धोखेबाजों के कहे अनुसार काम किया। 23 सितंबर 2024 को प्रदीप सिंह ने वीडियो कॉल करके महिला को आरबीआई की वित्तीय खुफिया इकाई को अपनी संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया। महिला ने अपनी एफडी की रकम छोड़कर लगभग 187 लेन देन के 31.83 करोड़ रुपए के धोखेबाजों
को हस्तांतरित कर दिए। धोखेबाजों ने आश्वासन दिया था कि सत्यापन के बाद पैसा फरवरी 2025 तक वापस कर दिया जाएगा। जब धोखेबाजों ने पैसे लौटाने से मना किया तो महिला को शक हुआ और उसने 14 नवंबर 2025 को शिकायत दर्ज करवाई। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।